नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 6 बजे आज देश के नाम संबोधन करेंगे। ऐसी जानकारी प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट करके दी है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश में बाकायदा ये लिखा गया है कि आप मुझसे जुड़े। आज शाम 6 बजे राष्ट्र के नाम संदेश दूंगा, आप जरूर सुने। विल बी शोइंग अ मैसेज विद माय फेलो सिटीजन्स एट 6 PM दिस इवनिंग। ये मैसेज अब से कुछ ही देर पहले ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर दिया है। आपको बता दें कि ये जानकारी प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट की है, उस पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा जुड़ गए हैं। हिमांशु, कोरोना को लेकर ये संबोधन, कोरोना से जुड़ी परेशानियों को लेकर संबोधन, आंकड़ों से जुड़ा संबोधन, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए नेहा, मैं आपको बता दूं कि जो जानकारी है वो अभी तक यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड से लेकर कोई नई चीज को जो है देश के सामने रख सकते हैं। हमने पहले भी देखा है कि कोविड को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब राष्ट्र को संबोधित करते रहे हैं, कुछ ना कुछ नया लेके आए हैं या लोगों से अपील की है कि हमको ये करना होगा कोविड के खिलाफ लड़ाई में, क्योंकि अभी तक हमारे पास इसके खिलाफ कोई दवाई नहीं है। और उन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि कोविड के खिलाफ अगर हमारे पास दवाई नहीं है तो इसका सबसे बड़ा उपाय जो है इससे बचने का, वो है सोशल डिस्टेंसिंग। और अपने आप को स्वच्छ रखिए और समय समय पर हाथ धोते रहे, मुंह धोते रहे और सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहे, मास्क का प्रयोग करिए। उसके बाद उन्होंने ये कहा था 9 जो है वो थाली बजाकर किस तरीके से जो है कोविड के खिलाफ हमको संदेश देना होगा, पूरा देश एकजुट दिखे। दूसरी बात उन्होंने कहा था दिए जलाने हैं, वो किया। और आत्मनिर्भर भारत को लेकर वो एक नया पैकेज लेके आए थे, 20 लाख करोड़ का, जो देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर रही थी उसको सही दिशा में कैसे आगे तेजी से बढ़ाया जाए और देश की अर्थव्यवस्था जो है आगे रफ्तार पकड़े, इसको लेकर 20 लाख करोड़ का पैकेज जो है उन्होंने खुद से स्वयं से घोषित किया था। समय समय पर वो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करते रहे हैं कोविड के खिलाफ, क्योंकि हर जगह हर एक सिचुएशन अलग है। उन स्टेट से ज्यादा उन्होंने जो है डिस्कशन किया जहां पर कोविड के केसेस लगातार ज्यादा आ रहे हैं। और अब जो है हम जो देख पा रहे हैं कि कोविड के खिलाफ जो है भारत किस तरीके से लड़ाई में आगे जाया जा रहा है। एक्टिव केसेस जो है लगातार कम हो रहे हैं और भारत कोविड के खिलाफ जो है वो एक नई जंग के साथ जो है आगे आया है। और कोविड में भारत का जो रिकवरी रेट है वो लगभग 88% आ गया है। उसको लेकर और किस तरीके से जो है वैक्सीनेशन पर भारत आगे बढ़ रहा है, ये सारी जानकारियां शायद प्रधानमंत्री अपने नए कह सकते हैं कि वो जब भी आते तो नई चीज। इस बीच ये भी दिखाना बेहद अहम है कि कौन सी तारीख को प्रधानमंत्री ने क्या बोला था। 19 मार्च को जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था जब कोविड की शुरुआत हुई थी। 24 मार्च, ठीक 5 दिन बाद लॉकडाउन 1 का ऐलान हुआ था, जिसमें तमाम गाइडलाइंस बताई गई थी। 3 अप्रैल कोरोना योद्धाओं का सम्मान प्रधानमंत्री ने अपने संदेश के जरिए किया था। वहीं 14 अप्रैल लॉकडाउन 2 का ऐलान किया गया था, जिसमें कई सारी गाइडलाइंस बढ़ा दी गई थी। 12 मई 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान प्रधानमंत्री की ओर से किया गया था। वहीं 30 जून को कोरोना पर उन्होंने चिंता जताई थी और कहा था कि किस तरीके से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और कैसे इस पर काबू पाया जा सकता है। 20 अक्टूबर यानी कि आज के दिन 6 बजे का संबोधन बेहद अहम, सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। बिहार की अब बात करेंगे, जहां पर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बड़े बड़े नेताओं की ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही हैं चुनावी रणनीति पर। श्वेता सिंह ने बात की केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से, सुनिए। किसी भी राज्य में एक लंबे दौर के शासन के बाद आसान नहीं होता है वहां पर बने रहना, सत्ता को अपनी बचा पाना। एंटी इनकम्बेंसी कितना बड़ा मुद्दा है। क्या इस समय बिहार की जनता खुश है, संतुष्ट है जो एनडीए का राज यहां पर चल रहा है? गठबंधन टूट रहा है, गठबंधन बदल रहा है, इतने सारे गठबंधनों की फौज है। इन सारी चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद हैं। सक्रिय राजनीति में तो दशकों से है, लेकिन लोकसभा में चुनाव लड़कर जब से पहुंचे हैं तब से थोड़ा सा और ग्राउंड पे हम आपको और ज्यादा देख रहे हैं रविशंकर जी। पर मैं यहां पर बिहार चुनावों से जुड़ी हुई बातें आपसे शुरू करूंगी। बहुत सारे आरोप आप पर लग रहे हैं क्योंकि सत्ता पक्ष आप हैं। इन आरोपों में सबसे पहला मैं आपसे पूछूंगी, इन चुनावों में सचमुच में क्या आप लोगों ने एलजेपी को एक फ्रंट के तौर पर अपना खड़ा किया है? क्या ये बीजेपी का प्लान बी? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। देखिए, रामविलास जी गुजर गए, बड़े नेता थे, हम लोग की बहुत संवेदना है, सहानुभूति है। जैसा माननीय अमित शाह जी ने खुद बताया है कि पूरी कोशिश की गई कि वो हम लोग के साथ रहते, अब नहीं रहे। अब नहीं रहे तो नहीं रहे।
लेकिन उसमें एक कंफ्यूजन हो जाता है कि फिर कोई आपकी पार्टी में वोट कटुआ कह देती है चिराग को, चिराग कहते हैं कि ये तो मुख्यमंत्री जी बुलवा रहे हैं, असल में नहीं कहा जा रहा है। देखिए, मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा, वैसे भी वो अभी शोक में हैं, तो ये सब मैं इन शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूं। मैं इतना अवश्य कहूंगा कि अब वो चले गए, पूरी कोशिश हुई, तो हमारे नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है। अभी एनडीए में बीजेपी है, जेडीयू है, नीतीश जी हैं, मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी और हम हैं, और हमें लगता है कि हमारी एकता बहुत जबरदस्त है। अब वो नहीं है हम लोग के साथ, तो इसके अलावा मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लालू यादव के सक्रिय तौर पर चुनाव प्रचार में पार्टिसिपेट न करना एक राहत है क्या? देखिए, राहत का सवाल नहीं है। लालू प्रसाद फील्ड में आते हैं तो और भी कई चीजें होती हैं, है ना। लालू प्रसाद जी का पूरा उनकी अपनी एक सियासत है, राजनीति है। देखिए, मैं उनको इतना ही कह सकता हूं आपसे, आपके दर्शकों के लिए, कि लालू जी उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं। हम लोग सब जेपी मूवमेंट के प्रोडक्ट हैं। वो पटना में छात्र संघ के अध्यक्ष थे, सुशील मोदी जी महामंत्री थे, मैं सहायक महामंत्री था। मैंने जस्ट इंटर पास किया था, सुशील जी। अब वहां से यात्रा शुरू होकर के आज कहां है, तो ये भी जानती हैं आप, और किस कारण से ये भी जानती हैं आप। तो उसकी पीड़ा भी होती है, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन आज बिहार की राजनीति, मैं जाति की सच्चाई को कभी नकारूंगा नहीं, लेकिन आज बिहार थोड़ा एस्पिरेशनल हो रहा है, परफॉर्मेंस। कल मैं आपको उदाहरण दूं, कल मैं सिकटी में था, अररिया जिला। मैंने एक सवाल पूछा, पटना जाने में गाड़ी से कितना वक्त लगता है? कहा कि 4.5 से 5 घंटा। कहा पहले कहा 10 घंटा, 9 घंटा। गांव में बिजली है कि नहीं? क्या है। गांव में सड़क है? नहीं है। अब मैं हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट ला रहा हूं, 45,000 गांव में, जो पीएम ने अनाउंस किया था। क्या आप ये पूछ पाते हैं उनसे कि गांव में रोजगार है या नहीं, बिहार में रोजगार है या नहीं? देखिए, नीतीश जी ने कहा 6 लाख लोगों को रोजगार मिला। हमारे कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, जो 3,000 थे जब हम लोग की सरकार आई थी, अब उनको मैं ले गया हूं लगभग 45,000 देश में, और लगभग 4 लाख पूरे प्रदेश में, बिहार में, और 4 लाख देश में। 2.5 लाख बच्चे काम करते हैं, डिजिटल सेवाएं देते हैं, वही ये ऑप्टिकल फाइबर ले जा रहे हैं। अब मुझे ये बताइए, सड़कें बनी कि नहीं बनी, पुल बने कि नहीं बने, बन रहे हैं, बिजली आई कि नहीं, तो उसके काम में रोजगार मिलता है कि नहीं। मैं पटना में 9 बीपीओ ला चुका हूं। पटना में श्वेता जी टीसीएस का सेंटर खुल चुका है, मालूम है आपको। मुजफ्फरपुर में खुल चुका है बीपीओ, गया में खुलने वाला है। तो ये सब नए रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं, और होने भी चाहिए। लेकिन अब कोई कह रहा है कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, तो मैं पूछूंगा अतीत क्या है उनका, बताइए। अब आप हमसे सवाल पूछ सकती हैं कि आप क्यों 15 साल के याद को कुरेद रहे हैं। क्योंकि वो था याद अपहरण का, वो था शर्म का, वो था लूट का। और मैं पटना में आपसे बात कर रहा हूं, आप याद करिए, शायद आपका भी संबंध तो जरूर है इस शहर से। वो डिलाल एंड सन्स कहां चला गया, याद है ना। वो मेफेयर कहां चला गया। तेजस्वी कह रहे हैं कि 15 साल में जितनी इंडस्ट्रीज यहाँ पर बंद हुई हैं, उसका हिसाब दे नीतीश कुमार, क्योंकि जो उसके पीछे के 15 साल थे उसके लिए तो उन्होंने माफी भी मांग ली थी। मेरा जवाब बहुत सिंपल है, अपने पिताजी की तस्वीर क्यों नहीं लगाते होर्डिंग पर? माताजी कहां गायब हैं? जिसकी विरासत से वो हैं, ये शर्मिंदगी क्यों है अपने पिताजी माताजी की तस्वीर को लगाने में? यही सवाल है। नीतीश कुमार मोदी जी की तस्वीर क्यों नहीं लगा रहे? देखिए देखिए, इधर उधर लगाई भी है, ऐसा नहीं, काफी लगाई है। और हर चुनाव में मोदी जी वो साथ प्रचार करते हैं, इस बार भी करेंगे। जब से वो हमारे साथ हैं, तब से मोदी जी और नीतीश जी बिहार में साथ प्रचार करते हैं कि नहीं? टेक्निकली पहली बार विधानसभा चुनावों के लिए मोदी जी नीतीश जी के लिए प्रचार करेंगे इस बार। एक बात है, लेकिन लोकसभा के चुनाव में साथ साथ रहे हैं ना, और चूंकि पहली बार फिर दोबारा हो रहा है, तो आगे देखिए। पीछे तो जाएंगे तो सियासत में तो कई अतीत की यादें मीठी भी होती हैं, कड़वी भी होती हैं। सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस क्या है यहाँ? देखिए, सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस ये है ना कि लोगों ने 15 साल की नाकामी को देखा है, 15 साल के काम को भी देखा है। मैं ये कभी नहीं कहूंगा सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन बिहार के लोग समझते हैं कि बिहार आगे बढ़ने के रास्ते पर जा रहा है। बिहार में अमन चैन है। अब ये नहीं होता कि आपका अपहरण हो गया, आप थाने में गए तो अपहरण करने वाला वहां बैठा हुआ है। एंटी इनकम्बेंसी या प्रो इनकम्बेंसी? देखिए, आप लंबे समय से हैं तो थोड़ा बहुत एंटी इनकम्बेंसी होगी, लेकिन मैं मानता हूं कि काम लोग याद करते हैं
और जो डबल इंजन जो मोदी जी की सरकार ने काम किया है कोरोना में, विशेष रूप से जितना लोगों को 8 करोड़ लोगों को उन्होंने खाना दिया, नीतीश जी की सरकार ने काम किया, चाहे जितने भी राशनधारी उनको 1000 रुपये दिए गए, जो हमारे मजदूर बाहर से आए उनके लिए जो व्यवस्था की गई, तो लोगों ने देखा है और लोग को लगता है कि ये सरकार संवेदनशील सरकार है, संवेदनहीन नहीं है। क्योंकि पटना शहर में ही खड़े हैं आप, पिछले साल की तस्वीरें सबको याद हैं कि किस तरीके से यहाँ वाटर लॉगिंग हो गई थी और लगा था कि यहाँ से एक चुनावी मुद्दा निकलेगा। आपको लगता है काट पाए आप उसको? देखिए, आपने तो कह दिया, आप देश की बड़ी पत्रकार, आपका अधिकार, लेकिन मैं हमेशा जमीन से जुड़ा रहता हूँ, अपने विद्यार्थी के दिनों से ही, चाहे राजसभा में रहा तब भी। हाँ, मैं बना था तो इतना पानी था राजेंद्र नगर में, कदम कुआं में, तो मैं घूम रहा था, रिलीफ बांट रहा था। मैंने एक वादा किया था कि अगले साल पटना में पानी नहीं लगने दूंगा। मैंने दिल्ली में 5-6 मीटिंग की नगर निगम अधिकारियों के साथ, बुडको के अधिकारियों के साथ। मैंने खड़ा होकर नाला साफ करवाया, मैंने पंपों को देखा खुद जाकर करके पटना में, यहाँ 5-6 मीटिंग की सारे अफसर विधायकों के साथ। आई वॉज कीपिंग माई फिंगर क्रॉस्ड। इस बार कम से कम बारिश ज्यादा हुई, लेकिन पानी जमा हुआ लेकिन निकल गया। और श्वेता जी, एक इलाके से आप परिचित हैं, रामकृष्ण पथ जो है राजेंद्र के आगे, वहां एक 2-3 बड़े मैनहोल थे जहां 40 साल से सीमेंट की बोरियां अंदर पड़ी हुई थी, जो ब्लॉक लगाई गई थी, उस सबको साफ करवाया गया। तो जनता ने मेरा काम देखा है, कोरोना में भी काम देखा है। और एक बात मैं कहूंगा, मैं जनता से जुड़ा रहता हूं। भले भारत सरकार का एक वरिष्ठ मंत्री लोग कहते हैं, लेकिन पटना आकर के मैं अपनी जनता से खूब जुड़ा रहता हूं। आज भी जा रहा हूं तो अपने फतवा विधानसभा क्षेत्र में गांव में जा रहा हूं, 200-300 लोग, 100 लोग के साथ बैठ कर गप्पे करूंगा, चाय पीऊंगा, हालचाल लूंगा। एक और मुद्दा बहुत उठाया जाता है, वो ये कि आज भी ऐसा क्यों होता है कि लोगों को दिल्ली जाना पड़ता है इलाज कराने के लिए, एक सांसद के तौर पर ही सही, और यहाँ के 15 साल में के वो गठबंधन वाले शासन में मेडिकल सुविधाएं क्या यहाँ पर बनी है? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, एम्स अटल जी की सरकार में आया था पटना में, 10 साल में कुछ नहीं हुआ। मनमोहन की सरकार में थोड़ा काम हम लोग की सरकार आई, तेज कराया, आज ऑपरेशनल है। और इस बार पटना में कोविड की लड़ाई में बिहार में एम्स पटना ने बड़ा काम किया है। बाकी दिल्ली के कारण अस्पताल खुले, बिहटा में बड़े से, मुजफ्फरपुर में खुले, पीएमसीएच में 100 बेड का अस्पताल खड़ा किया गया। और काम करने की जरूरत है। इतने मेडिकल कॉलेजेस आ रहे हैं बिहार में, आपको मालूम है, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, सारी चीज आ रहे हैं। तो मैं, जैसे मैंने क्या किया, हम लोग जाते हैं एम्स में, तो मैंने आईटी मंत्रालय से व्यवस्था की है कि आप अपना अपॉइंटमेंट ऐप से ले सकते हैं, दिल्ली जाके रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है एम्स के लिए। तो ये काम करेंगे, कर रहे हैं, और आगे करने की जरूरत है। तो ये आगे करना किसके द्वारा होगा? महागठबंधन नहीं, ये एनडीए के साथ ही होगा, ये कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। रामविलास पासवान जी इन चुनावों में नहीं रहेंगे, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन शायद उसका सबसे बड़ा दर्द एक बेटा ही महसूस कर सकता है, जिसे एक दोहरा दायित्व इस समय निभाना पड़ रहा है। आज की पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है कर्मकांड के हिसाब से, संस्कारों के हिसाब से, लेकिन आपका दिमाग 2 जगह बंटा रहेगा, एक जो उनका लक्ष्य था और एक जो उनकी मुक्ति। उनका लक्ष्य भी था और उनका आखिरी सपना, अंतिम इच्छा। मुझे याद है कि पापा से जब तक मेरी बात होती थी, टिल द टाइम ही वाज नॉट वेंटिलेटेड एंड ही वाज टॉकिंग एंड ही वाज स्पीकिंग, तो हम लोग घंटों बैठ के हम लोग यही सारी बातें करते थे। मुझे याद है कि जिस दिन मैंने फैसला लिया था, क्योंकि उससे एक दिन पहले ही पापा ने मुझे कहा था कि तुम डर क्यों रहे हो अकेले जाने से। 2005 में देखो, मुझे कोई डर नहीं था, मैंने अकेले निर्णय लिया और मैं गया। और तुम तो अभी जवान हो, तुम क्यों डर रहे हो, क्यों बार बार बैठकें कर रहे हो, ये कर रहे हो, क्योंकि हम लोग संसदीय बोर्ड और ये सब बैठकें, राउंड्स ऑफ मीटिंग हम लोग की हुई थी। तो पापा यही कहते थे कि अकेले निकलो और अकेले चलने से कभी डरो नहीं। अगर तुम्हारी राह सही है, तुम्हें अगर विश्वास है उस पर, कल को ये नहीं होना चाहिए कि किसी निर्णय को लेकर तुम पछताओ कि तुमने उस वक्त, वो वक्त था और तुमने वो निर्णय नहीं लिया। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें लेना चाहिए तो तुम्हें जरूर ये फैसला लेना चाहिए। और मुझे याद है कि उसके 1 दिन 2 दिन के बाद ही पापा वॉज वेंटिलेटेड, एंड वही समय था जब मुझे फैसला लेना था। और उस दिन पापा से बात नहीं हो पा रही थी, और उस दिन समझ में नहीं आया मुझे कि मैं कहाँ जाऊँ, किससे बात करूँ। पापा ही बोल रहे थे इस फैसले को लेने के लिए, आज जब लिया तो उनको मैं बताऊँ कैसे। तो वही मॉम ने बोला कि नहीं जाओ, पापा के पास जाओ, बेहोश हैं पर सुनेंगे, समझेंगे सारी बातें, ही विल गिव यू सम साइन। तो उस रात मुझे याद है
कि लंबे समय तक घंटों तक पापा का हाथ यूं हाथ में पकड़ के उनके बेड के पास में बैठा रहा और उनको सारी बातें मैंने बताई कि क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। एंड आई नो कि वो मेरे साथ हैं, खुश होंगे, उनको इस बात का गर्व जरूर होगा कि उनके बेटे में इतनी हिम्मत है उन्हीं की तरह कि 2005 में जैसे उन्होंने फैसला लिया मैंने भी वही फैसला लिया। और बस उम्मीद करता हूँ उनके आशीर्वाद से मेरा फैसला सही भी रहेगा। आपने कहा कि ऐसे समय पर जब उन्हें साथ रहना चाहिए था, वो अकेलेपन का डर आपको इस समय लग रहा है? क्योंकि न सिर्फ पिता गए बल्कि बहुत टफ आपने डिसीजन लिया कि गठबंधन के बिना जाऊंगा। डर नहीं है, ईमानदारी से बोलूंगा, डर 1% का नहीं है। उनकी कमी बहुत खलती है। मैं अभी भी कभी भी अगर अकेला महसूस करता हूं तो पापा की तस्वीर के पास जाके बैठता हूं, उनको सारी बातें बताता हूं, रोज करता हूं, रात में बैठ के घंटों उनकी बातें करता हूं। तो अकेलेपन का डर नहीं है, मुझे पता है कि वो हमेशा मेरे साथ हैं। उनकी कमी जरूर महसूस होती है बहुत। पार्टियां नहीं है, आपको इस समय एक दोहरा जीवन जीना है कि अपना पर्सनल लॉस भी है लेकिन पार्टी को भी देखना है क्योंकि चुनाव का समय है, बहुत सारे कार्यकर्ता उम्मीदवार सब आपकी तरफ देख रहे हैं। ऐसे में वो अकेलापन जो जिस पार्टी के लिए आप कहते हैं कि आप खड़े हैं, भले ही गठबंधन में नहीं, वो आपको वोट काटने वाला कह देती। दुख है मुझे इस बात का, नाराजगी नहीं है। और नाराजगी इसलिए नहीं है श्वेता जी क्योंकि मुझे पता है कि आवाज भले उन नेताओं की है पर वो शब्दावली कहाँ से आ रही है, वो सोच कहाँ से आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी और जो भी उनकी कार्यशैली को जानता है वो इस बात को अच्छी तरीके से जानता है कि मुख्यमंत्री खुद कभी कुछ नहीं कहते, वो दूसरों से बुलवाते हैं। उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने देखा होगा जब सुशील मोदी जी के साथ वो बैठे थे तो मुख्यमंत्री जी सुशील मोदी जी को कह रहे थे थोड़ा और क्लियर करके बोलिए, थोड़ा और क्लियर कीजिए इसको। तो वो दूसरों से वो कहलवाते हैं, ये मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली रही है। तो जितने भी नेता इन तमाम बातों को कह रहे हैं, मेरी उनके प्रति कोई नाराजगी नहीं है, दुख है। अभी 10 दिन भी नहीं हुए जब पापा को ये सब श्रद्धांजलि दे रहे थे, इतनी अच्छी अच्छी बातें कह रहे थे, इतने भावनात्मक ट्वीट्स कर रहे थे, सब कर रहे थे, और आज 10 दिन भी नहीं बीते और ये उन्हीं की बनाई हुई पार्टी को वोट कटवा कह रहे हैं, इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। 10 दिन पहले तक यही लोग मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दे रहे थे, मुझे आगे बढ़ने के लिए दिलासा दे रहे थे, हौसला दे रहे थे। और आज मुझे बस दुख इस बात का है कि पापा जहाँ पे भी होंगे उनको ये सुन के नहीं अच्छा लगा। देखिए हर कोई अपनी पार्टी से जुड़ा होता है और पापा ने मुझे सिखाया और मैं मानता हूँ मेरी पार्टी मेरी माँ है। और आप अगर उनके लिए अगर आप इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करें, आप बोलिए ना, आप मेरी नीतियों से शायद सहमत नहीं हो सकते, मुझ पे नीति को लेकर जितनी मेरी आलोचना करनी है कीजिए। बोलिए कि मेरा बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट सही नहीं है, बोलिए कि मेरी कार्यशैली सही नहीं है, बोलिए कि मेरा शिष्टाचार सही नहीं है, पर इस तरीके से सीधा आरोप लगाना, अगर इतने ही वोट कटवा थी हमारी पार्टी तो क्यों आपने 2014 से लेकर अभी तक हम लोग को साथ रखा? क्यों 2015 में हर मंच पर आपने हम लोग को घुमाया? क्यों 2019 में पापा, प्रधानमंत्री जी, नीतीश कुमार जी, क्यों हर मंच एक साथ इन्होंने साझा किया? सारी जगह इन्होंने इकट्ठे भाषण दिए। आज जब मैंने आपके और आपके भी नहीं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का, और देखिए मैं ईमानदारी से बोलता हूँ, लोग मुझे बोलते हैं कि शायद मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, बट लोग बोलते हैं कि मैं किसी को मक्खन लगाने की परिकाष्ठा मैं पार कर रहा हूं जब मैं प्रधानमंत्री जी के लिए मैं बोलता हूं कि मैं उनका हनुमान हूं या मेरे दिल में वो बसते हैं। पर मैं और क्या करूंगा श्वेता जी, जब कोई नहीं था मेरे पास, प्रधानमंत्री उस वक्त मेरे साथ खड़े हुए थे। जब मैं अकेला हॉस्पिटल में आईसीयू के कमरे के बाहर खड़े होकर जब मैं रोता था तो उस वक्त से प्रधानमंत्री जी का मुझे फोन आता था। कोई दिन ऐसा नहीं है जब दिन में 2 बार प्रधानमंत्री जी ने मुझे फोन नहीं किया। पिताजी की अंतिम यात्रा में जिस तरीके से उन्होंने पिताजी को सम्मान दिया, जयप्रकाश जी के बाद कहा जाता है कि पापा ही एक ऐसे हैं जिनको इस तरीके से मिलिट्री ऑनर मिला, तो जो सम्मान प्रधानमंत्री जी ने दिया, मैं कैसे आज मैं उनके खिलाफ बोलने लग जाऊं? और मैं क्यों बोलूं उनके खिलाफ? प्रकाश जावड़ेकर बिना मोदी जी के जानकारी में ऐसी बात कह सकते थे? देखिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा और मैं ईमानदारी से बोलता हूं और आपके चैनल के माध्यम से आज मैं तमाम इन नेताओं को मैं स्वतंत्र भी करता हूं कि जितना बोलना है आप अपना गठबंधन धर्म निभाइए और मेरी वजह से किसी धर्म संकट में कोई ना पड़े, क्योंकि मुझे पता है कि ये राह मैंने खुद चुनी है। कठिन डगर है पर ये मैंने खुद ही चुनी है और इसके लिए मैं किसी को मैं दोषी भी नहीं ठहरा सकता। मैं ये उम्मीद भी नहीं रख सकता, ये उम्मीद रखना भी मेरे लिए गलत होगा कि भैया जिनसे अलग होकर मैंने राह चुनी है, उनके खिलाफ नहीं हूं मैं, बट उनसे अलग होकर मैंने राह चुनी है और वो जिनके साथ है मैं उनके खिलाफ हूं। तो इसलिए मैं किसी को भी मैं ये दोष नहीं दूंगा, जिनको जितना बोलना है, बल्कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री जी की भी सभाएं हैं और मैं आपके माध्यम से मैं ये भी स्पष्ट करता हूं कि वो भी किसी तरीके के धर्म संकट में नहीं पड़े, अपना पूरी तरीके से गठबंधन धर्म निभाएं और उनको जो उचित लगता है और उनके उचित लगने में और मुख्यमंत्री जी को संतुष्ट करने में अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मेरे खिलाफ उनको भी अगर शब्दों का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़े जरूर करें और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता करें। बस शब्दावली थोड़ी सी ठीक रखें, पापा नहीं है तो वोट कटवा जरूर चुभता है।